Welcome students in this channel. Now today we will study about resistance, especially electrical resistance. Electrical resistance we will get when current is flowing. Okay, so what is the definition first? Resistance means you can say obstruction. Obstruction कहाँ लगाते हैं? किसी के जाने में, किसी के चलने पे लग रहा है, किसके चलने पे? करंट के लगने पे। करंट के मूव करने पे एक जगह से दूसरी जगह में कितने ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिए जाएं, जितना ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया जाएगा करंट उतनी आसानी से मूव नहीं कर पाएगी। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना करंट आसानी से मूव करेगी, इसका मतलब ये है। तो कह सकते हैं द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वो होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन देता है फ्लो ऑफ करंट के बीच में, तो वो जो है आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे कोई सड़क है, ओके, और इस सड़क पे चलने में बिल्कुल स्मूथ चिकनी बढ़िया सी बनी है, कोई गड्ढे नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस पे से आपका जो व्हीकल्स है वो आसानी से बड़ी तेज़ी से चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा बिना किसी परेशानी के। बट अगर मान लीजिए इसमें जो है दो तीन हम एक स्पीड ब्रेकर लगा दें, तो एक स्पीड ब्रेकर देख के वो रुकेगा, थोड़ा धीमे होगा, फिर जाएगा। एक चलिए यहाँ पे लगा दें स्पीड ब्रेकर, तो क्या होगा, यहाँ रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर धीमे करेगा, फिर चलेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन लगने से, ये स्पीड ब्रेकर के लगने से क्या होगी, जो यहाँ पे व्हीकल जा रही है उस व्हीकल के मूवमेंट में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन देने की वजह से उसकी जो स्पीड है, उसके जो फ्लो ऑफ स्पीड है उसको प्रॉपर नहीं अटेंड कर पा रही है। और अगर खुदा न खास्ता यहाँ एक दो गड्ढे भी हो गए तो उसकी स्पीड पे और, तो कहने का मतलब है जितने हम रोड़े लगाते जा रहे हैं उतना स्पीड पे इफ़ेक्ट जा रहा है। तो जितने ज़्यादा ओड़े जितना ज़्यादा यहाँ पे रोड़े लगते हैं तो उतनी ज़्यादा स्पीड जो होती है वो कम होती जाती। इसी तरीके से मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए वी है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो आई करंट फ्लो होने में जितने भी इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लग रहे होंगे वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये देखा गया ए से बी के बीच में अगर आपका पोटेंशियल वी है, करंट आई फ्लो हो रही है, तो ये पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के होता है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कोई रेजिस्टेंस या कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गया, कांस्टेंट आ गया जिसको आर कहा गया, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर इज इक्वल टू हो गया हमारा वी अपॉन आई, और इस आर को हम क्या कहते हैं, वही रेजिस्टेंस कहते हैं। बशर्ते यहाँ पे इसका जो है जो मेंटेन किया हुआ टेम्परेचर प्रेशर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। फिज़िकल कंडीशंस अगर सेम रहती हैं तो यहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इस चीज़ को जो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज़ इक्वल टू आई आर, तो R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई। अब V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की हमें यूनिट मिली वोल्ट अपॉन एम्पियर। एक और मिलती है, ये जो सारी कहा गया कि विदाउट चेंजिंग इन फिजिकल कंडीशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज़ नोन एज ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस की एक यूनिट ओम्स भी होती है। अब क्या रिलेशन इसमें, अगर इस वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही हो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। 1 ओम की डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब ये जो रेजिस्टेंस है, जो ओम्स लॉ है, ये सारी चीज़ें, ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये कम ज़्यादा भी होता है, इन सब के लिए क्या कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद हमने इसकी देखी यूनिट, यूनिट के साथ देखा हमने ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ के साथ अब एक चीज़ और, ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट का मूवमेंट कम होगा। अब अगर रेजिस्टेंस कम करते जाएं तो उतना ही आसानी से करंट फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कहते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जितना जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। कंडक्टेंस ज़्यादा होने का मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी उसमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगी। तो रेजिस्टेंस
जिसकी यूनिट ओम थी, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी 1/ओम या ओम इनवर्स, ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में रिलेशन ये देखा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात करते हैं। अब फैक्टर्स कौन कौन से रेजिस्टेंस पे लगते हैं, तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है कि हम रेजिस्टेंस किस चीज़ का देख रहे हैं, मेटल का देख रहे हैं कि एलॉय का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं। तो ये मेटल है या ये एलॉय है, इस तरीके से। तो जनरल भाषा में हम कहें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि नेचर मटेरियल का, कि मेटल में भी कि आयरन है कि सिल्वर है, क्या है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। नंबर 1 आ गया रेजिस्टेंस का। ओके, दूसरी चीज़ आ गई इसका कि ये लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इस पे भी डिपेंड करता है। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ आ गई रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब एक एक करके हम चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मटेरियल पे। जब मटेरियल की बात करते हैं तो हर मटेरियल का, जैसे कि हम सिल्वर ले लें, कॉपर ले लें, हर एक का अलग अलग नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, नंबर अलग अलग फ्लोज है करंट का, तो इसलिए उसका मटेरियल टू मटेरियल रेजिस्टेंस जो होगा वो डिफ़र करता है। सारे मटेरियल का रेजिस्टेंस एक नहीं होता है। अब जब मटेरियल की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उसके बाद लेंथ की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम एक ही मटेरियल के 2 वायर ले लेते हैं। सपोज़ हमने सिल्वर का ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब यहाँ पे इस समय हम ये कंडीशंस देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ सेम है, कौन सी चीज़ फ़र्क है। अब यहाँ पे ये लेंथ जितनी है उससे ज़्यादा लेंथ इसकी है। हाँ, लेकिन दोनों सिल्वर के हैं, दोनों यानी एक ही मटेरियल के हैं, एक ही जगह रखे यानी दोनों पे टेम्परेचर सेम है, और दोनों एक ही मोटाई के हैं, एक ही थिकनेस के हैं, यानी एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो इस समय जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। और ये पाया गया कि जितना जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी जितनी लेंथ बढ़ेगी, यानी इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसकी लेंथ कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, अब तीसरी बात आती एरिया। एरिया जब देखते हैं तो देखते थिक जो वायर है, अगर एक ही सेम मटेरियल का है, सेम लेंथ के भी, चलिए मान लीजिए एक वायर हमने पतला ले लिया और दूसरा हमने मोटा कर दिया, ठीक है, तो पतले वाले वायर का जो है रेजिस्टेंस वो आपका और मोटे वाले का दोनों का सेम नहीं होगा। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, यानी रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम यानी थिन जो वाला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, थिक वाले का जो है वो कम होगा। अब टेम्परेचर पे बात करें तो यहाँ जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के लिए हमें कई चीज़ें अलग अलग लेनी पड़ेगी। जैसे हम मेटल या वो ले लें, आपके मेटल के केस में ही पहले ले लें, तो मेटल के केस में और दूसरा एलॉय, इन दोनों के केस में ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर ले लें और इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, सेमीकंडक्टर और एलॉयज़, तो इनके केस में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज़ करता है, और यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ इंक्रीज़ करता है। तो मेटल और एलॉय इनके साथ रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंक्रीज़ करता है। पर सेमीकंडक्टर और जो ये एलॉयज़ नहीं, इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो सेल बनाते हैं उसके अंदर जो केमिकल सॉल्यूशन भरा होता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी थिकनेस कम हुई, यानी उसका गाढ़ापन कम हुआ, उसकी विस्कोसिटी कम हुई। तो विस्कोसिटी कम होने के साथ साथ क्या होता है, उसमें आयंस जो होते हैं वो ईजिली इंक्रीज़ होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो ये इसके रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे ये डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो फैक्टर जो डिपेंड करते हैं वो 4 चीज़ों पे हैं, मटेरियल, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। अब कैसे कैसे करते हैं, ये 4 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में तो अक्सर पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स। तो खाली हम नेम कौन कौन से फैक्टर लिखेंगे, मटेरियल, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। लेकिन वो कैसे करते हैं ये भी साथ में कह रहा है कि आप समझाइए, तो हम ये इनको बताएंगे कि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट उसमें आयंस होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो डिफरेंट उसका रेजिस्टेंस होता है।
लेंथ का बताएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के केस में हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताएंगे, और टेम्परेचर के केस में देखेंगे कि हर एक का सेम नहीं होता है। मेटल के केस में बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर के केस में डिक्रीज होता है। आई होप सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन राइट क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।